तो वो राज्य कौन सा है? एमपी है। अगर आपसे सबसे अधिक सबसे अधिक मोर्टेलिटी रेट पूछा जाए, इनफर्टिलिटी रेट, तो एमपी होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारत में सेंसस, इंडिया में सेंसस कब से स्टार्ट हुआ है, तो वो टाइम पीरियड था 1872 का। और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड मेयो थे। ठीक है। क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस बंगाल के गवर्नर को बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, अधिनियम था। उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल बदल के भारत का गवर्नर दिया गया। और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसमें भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया और वायसराय का शब्द लाया गया। लॉर्ड कैनिंग थे और वही प्रथम वायसराय थे। तो जब 1872 से स्टार्ट हुआ है, तो गवर्नर जनरल का पोस्ट होगा नहीं, वायसराय का ही पोस्ट होगा। तो लॉर्ड मायो 1872 में वायसराय समय में भारत में जनगणना 1881 से। ठीक। उस समय वायसराय कौन थे? रिपन, लॉर्ड रिपन। बता, मैसेज ही कर दो। अच्छा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत में जो जनगणना होती है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो वो है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री का आता है। और अभी जो होम मिनिस्टर है वो अमित शाह है। किस अधिकारी के देख रेख में होता है? तो उसका नाम होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। रजिस्ट्रार जनरल एंड कमिश्नर। अभी वर्तमान में कौन है भाई? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो है में मृत्युंजय नारायण। ठीक है। आता है। हाँ, बहुत बढ़िया, आप जानते हो, अच्छी बात है। सीरियस रेट पूछ दिया जाए तो भारत में जो लिटरेसी रेट है 74% है ना। और सबसे हाईएस्ट जो लिटरेसी है वो केरल का है। और सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का है? कहाँ का है आयुष, बताओ। लोएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है? कंफर्म हो हरियाणा का? ओके, तो जो लोएस्ट हो गया हरियाणा का और हाईएस्ट हो गया केरला का हो गया। ठीक है। HR का।
अगर हाईएस्ट डेंसिटी पूछ दिया जाए, लोएस्ट अगर डेंसिटी पूछा जाए तो वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश का है। और हाईएस्ट डेंसिटी पूछा जाए हो जाएगा बिहार हो जाएगा। और जो लोएस्ट लिटरेसी रेट है ना, बिहार है, एक बार चेक करना, है ना, लोएस्ट लिटरेसी रेट, वो हरियाणा नहीं, वो बिहार है। ठीक है भाई। कितने जिले शामिल किए गए थे 11 की जनगणना में? 610। केंद्र शासित और राज्य मिला के कुल कितने राज्य शामिल थे भाई? तो 35 स्टेट्स, है ना। अगर पूछ दिया जाए कि 5 साल से कम बच्चों का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भारत में कितना है 11 के जनगणना के हिसाब से, तो वो संख्या है 55 की। जो तुम हरियाणा बता रहे हो ना, सेक्स रेशियो, यानी एक पर जो महिलाओं की संख्या है वो सबसे कम है पूरे भारत की जितने भी स्टेट्स हैं उनमें कम है। तो लो सेक्स रेशियो हरियाणा में है, न कि लिटरेसी रेट। अब पढ़ते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। अब क्वेश्चन नंबर 32। नीति को अपनाने के बाद भारतीय कृषि का विकास धीमा होने का कारण, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आप जानते हैं वो कहा जाता है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की गई थी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि जो भी हमारे पास फर्म्स वगैरह हैं, जो भी प्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई, है ना। वॉइस कट रही है, अब ठीक है क्या? आवाज क्लियर है अब? अच्छा, तो यार वर्क क्या ही करे, कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो 1991 है, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात की गई थी। तो क्वेश्चन में हमसे सीधा पूछा जा रहा है, स्लो जो डाउन हुआ एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में, यानी विकास में, उसके डेवलपमेंट रीजन क्या है? तो इसमें बहुत आसानी से, लो रिटेल मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जब 71 था उस समय, बहुत कट रहा है जो, फिर से इसको करता हूँ, ठीक, परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि ग्रोथ ऑफ
down since the adoption of new economic policy. इक्यानवे की जो आर्थिक वो 3 चीजों पर बेस्ड थी, आपको पता है, ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें ये पूछा है कल्चर का जो ग्रोथ या डेवलपमेंट है वो स्लोड हो गया, धीरे हो गया। तो अगर आप ऑप्शन 4 लो रिटेल मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो इसी से देखिए लो एग्रीकल्चर मार्केट, उसके पीछे रीजन ये है कि उस समय जो प्रोडक्शन होता था वो, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पेस्टिसाइड है, वीडिसाइड है, ऑयल चेक होता है, उसका हेल्थ चेक होता है, फर्टिलाइजर्स हमारे पास, पर एरिया के हिसाब से जो प्रोडक्शन टाइम नहीं बढ़ा था। तो जब उस टाइम नहीं बढ़ा था, आवाज फिर से कट रहा है आज। सही तो है, देखो एक बार, ठीक तो है। ओके ओके। तो जो आउटपुट का प्रोडक्शन है ना पर ऊपर ही आ जाते हैं यार। ठीक है, अब करते हैं इसको। आवाज अब ठीक है, ऐसा तो नहीं, सब तो सही है। तो लो रिटेल मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि उस समय आउटपुट होता नहीं था, आउटपुट कम होता था। तो जब आउटपुट कम होगा और पॉपुलेशन बढ़ ही रही है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से, तो मार्केट प्राइस पे लो रिटेल मार्केट प्राइस हो ही नहीं सकता है ना, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसको बाहर कर लो, यहाँ बाहर हो जाएगा, यहाँ बाहर हो जाएगा। लो इंक्रीज इन क्रॉप यार्ड, आपको पता है कि जो क्रॉप यील्ड था वो कम हो रहा था या होता था, क्योंकि हमारे पास फर्टिलाइजर, वीडिसाइड और ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में और सही तरीके की अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। तो ये ऑप्शन तो इंक्लूड होगा ही होगा। तो जैसे ये ऑप्शन इंक्लूड होगा, तो इसमें से ये बाहर हो जाएगा। 1 2 3, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो था वो कम था, ये भी बात सही है। यानी ये जो तीनों ऑप्शन है वो इंक्लूड होंगे। तो चूंकि इसमें ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ था, ध्यान रखना, ये फोर्थ वाला ऑप्शन था, तो ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, तो बचा कौन? सी वाला, है ना। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो 33 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि न्यू ट्रेड पॉलिसी 2015 to 20 has introduced a new scheme which is called, जो 15 और 20 की जो ट्रेड पॉलिसी थी ना, उसमें ये टर्म यूज किया गया था, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, बाकी नहीं यूज किए गए थे। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो करेंट में हमारे पास जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, करेंट ट्रेड पॉलिसी है,
वो 2023 आप गूगल वगैरह करोगे तो आपको 2028 दिखाएगा, लेकिन ये 2028 है नहीं, वो ओपन इंडेड है। यानी जैसे गवर्नमेंट को लगेगा वो आगे बढ़ा भी सकती है ना, उसमें बदलाव भी ले आ सकती है। और जो न्यू ट्रेड पॉलिसी है, यानी करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो अप्रैल 2023 में अप्लाई की गई है, उसका जो कोर गोल है वो क्या है भाई, कि जो एक्सपोर्ट है ना वो उसको 2 ट्रिलियन US डॉलर के करीब ले जाना है। ठीक है, कब तक? 2020 सॉरी 2030 तक, है ना। तो इसका ये एक मेजर पॉइंट्स है। इस पे आते हैं। इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण। क्या होगा इसका? भारत निर्माण की बात कर रही है ना। डी, ग्रामीण दूर सेवा संचार। नहीं 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 नहीं, सुनो बात समझो। जो भारत निर्माण योजना है ना, वो 16 दिसंबर 2025 को आई। कब आई है? 16 दिसंबर 2005। ठीक है, उस समय पीएम कौन था? मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह, ठीक है। सरकार किसकी थी? यूपीए। हाँ ठीक है। तो इसके कुछ कंपोनेंट थे, और उन्हीं में से एक इसमें नहीं है। तो वो जो ऑप्शन है ना वो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो भारत निर्माण का हिस्सा नहीं था। भारत निर्माण का मुख्य गोल क्या था, कि रूरल जो इंडिया है और अर्बन इंडिया, उनके बीच जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है उसको ठीक करना है। यानी कहने का मतलब कि रूरल एसेट मैन्युफैक्चर करना, क्रिएट करना, और करने के लिए कुछ मेथड्स अप्लाई किए गए या काम किए गए, जो विशेष रूप से 6 तरीके के थे, यानी 6 कंपोनेंट थे। पहला क्या था भाई? इरिगेशन था, इरिगेशन। दूसरा क्या था? रूरल रोड्स, है ना। तीसरा क्या था? रूरल हाउसिंग। ठीक है भाई। चौथा क्या था? रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। पांचवा क्या था? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है। और जो छठा कंपोनेंट था, रूरल टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी। ये इसके 6 कंपोनेंट थे। इरिगेशन था, रूरल रोड था, रूरल हाउसिंग था, रूरल वाटर सप्लाई था, यानी पीने वाला पानी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन था, और रूरल टेलीकम्युनिकेशन था। तो इन 6 में से आप देख रहे होंगे कि कृषि का कहीं नाम नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा।
और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत निर्माण के साथ ही मनरेगा को भी इंटीग्रेट किया गया था। नरेगा को, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी के नाम पे आया था, है ना। आया कब था? 2005 में। ठीक है भाई, क्लियर है? बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। दीपक आयुष, ठीक है। जी सर। बताओ भाई जल्दी। अगले क्वेश्चन पे जी बढ़ते सर। हैं। Among the following public sector bank, which bank is the oldest? सबसे पुराना बैंक पूछ रहा है। तो जो सबसे पुराना बैंक है वो हमारा है इलाहाबाद बैंक है। कौन बैंक है? इलाहाबाद बैंक। कब स्थापना हुई थी? 1865 में, 1865 में। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1969, 59, सॉरी 1969। ठीक, नेशनलाइजेशन हुआ था, स्थापना 1865 में हुआ था। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या कितनी है, तो वो संख्या है 12। यानी बहुत सारे बैंक्स को मर्ज कर दिया गया, मर्ज करके 12 कर दिया गया। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 35 रहा। क्लियर है ना? आगे बताते रहना, मैसेज में आप बता दो, है ना, मैं मैसेज देख पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फायदा क्या है? फायदा ये है कि एक्सीडेंट होता है तो 2 लाख तक का आपको पैसे मिल जाएंगे। किसको मिलेंगे? नॉमिनी को। तो इस एलिजिबिलिटी पूछ रहा है ना, ये निजी दुर्घटना से संबंधित है। अब पूछ रहा कौन ठीक नहीं है, तो ये तो ठीक है। 18 से 50 वर्ष तक की आयु के लिए उपलब्ध है, नहीं, ये गलत दिया है। 18 से लेके 70 वर्ष तक है। ठीक है भाई, तो बी वाला ऑप्शन गलत है, सी तो सही है। प्रीमियम जो है ना इसका 12 रुपए जब लॉन्च हुआ था, लॉन्च कब हुआ था? 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च की गई थी। तो जब लॉन्च की गई थी तो जो प्रीमियम था वो 12 रुपीज था, लेकिन अभी जो करंट में प्रीमियम है वो 20 रुपीज है। ठीक है भाई, क्लियर? ठीक है, बताओ भाई बताओ। आयुष, दीपक, ठीक है ना, आगे बढ़े। ऑडियो वीडियो तो क्रिस्टल क्लियर है, एक बार बताओ, आगे बढ़े हम। जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या पूछा जा रहा है कि द टास्क फोर्स 1979 has estimated poverty line for the year 1973 to 74। अर्बन में कितना था, रूरल में कितना था? बताओ भाई क्या होगा? तो इसका आंसर मुझे लगता है बी होगा, है ना। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि जो 32 और 45 और 36 64 था, ये शुरू में आया था ना। इसको जरा चेक करना है ना कि क्या था।
58 पे आते हैं। टू 2011 सेंसस। अब ये पूछा जा रहा है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली राज्यों के जनसंख्या घनत्व में विचार करें। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बिहार का है। इसके बाद सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल का है भाई, ठीक है। इसके बाद केरला का है, और इसके बाद जो है यूपी, और यूपी के बाद आपका हरियाणा का है। यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार, उससे थोड़ा सा कम वेस्ट बंगाल, उससे थोड़ा सा कम केरला, उससे थोड़ा कम यूपी, और उससे थोड़ा कम हरियाणा। तो देख लेते हैं, पहले पे बिहार आना चाहिए, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, और फिर जाके तीसरे पे केरला वगैरह आना चाहिए, या जो भी राज्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो 1 2 3, यानी ये। अगर यहीं पे आपको लोएस्ट पूछ दे डेंसिटी, तो सबसे ज्यादा लोएस्ट डेंसिटी किसका है भाई? अरुणाचल प्रदेश का। इसके बाद सबसे कम मिजोरम का है ना। इसके बाद सिक्किम। ये ध्यान रखना, लोएस्ट टू हाईएस्ट है। और सिक्किम के बाद नागालैंड। इसके बाद मणिपुर। यानी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, उससे थोड़ा सा अधिक मिजोरम, उससे थोड़ा अधिक सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर, इस तरीके से। अब पूछा जा रहा है कि भारत का व्यापार अतिरिक्त था, यानी ट्रेड सरप्लस की बात की जा रही है। तो ये तो देख के पता चल जाएगा, चाइना के साथ तो कभी नहीं हो सकता है, सऊदी अरब के साथ नहीं रहता है, तेल उल हम लोग लेते रहते हैं। तो ये दो ऑप्शन बाहर हो गए, और सऊदी अरब बाहर हो गया, तो बचा कौन? यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड अरब अमीरात। यानी जो ऑप्शन ए है वो ठीक हो जाएगा। हम भारत सॉरी यूएस के सामने हम ट्रेड डील क्यों कर लेते हैं, या उसके दबाव में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो हमारा ट्रेड सरप्लस है सबसे ज्यादा यूएस के साथ है। तो जो हमारा व्यापारिक हित है वो यूएस के साथ है, इसलिए हमें उसके सामने थोड़ा झुकना पड़ता है, या इंडिया को झुकना ही पड़ता है। जो हम उससे इंपोर्ट करते हैं वो स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट प्रायर रहता है, यानी वो डिफेंस को लेके रहता है ना। अब तो चूंकि क्रूड ऑयल और ये चीजें ट्रेड डील में शामिल की गई हैं, ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करना चाह रहा है। अन्यथा उसके जो भी इंपोर्ट होते हैं उसका सब्स्टिट्यूशन कम से कम पाया जाता है, उसलिए वो आसानी से एक्सपोर्ट करता है अपने गुड्स का। वो टेक गुड्स का एक्सपोर्ट करता है ना, टेक्नोलॉजी वगैरह का, डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसका एक्सपोर्ट करता है। तो इन सारी सब्स्टिट्यूशन बहुत कम है, तो इसलिए बाकी को जो देश होते हैं वो उसके सामने थोड़ा झुकने लगते हैं, है ना। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ए है, यूएसए और यूएई। अब इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर 5, उसमें कौन कौन है भाई? यूएसए है, चाइना है, यूएई है, रूसिया और सऊदी अरब। यूएसए, चाइना, यूएई, रसिया, सऊदी अरबिया। अब आपसे पूछ ले कि टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन कौन है, तो उसमें आपका यूएसए है। यूएसए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम यूएई को करते हैं। यूएई हम नीदरलैंड को करते हैं ना। नीदरलैंड के बाद सिंगापुर को,
और सिंगापुर के बाद चाइना को। सबसे ज्यादा इम्पोर्ट सबसे ज्यादा से अगर टॉप 5 इंपोर्ट डेस्टिनेशन पूछा जाए तो आप जानते हैं चाइना से हम नंबर में रहते हैं, हमेशा से रहते हुए आ रहे हैं। अब आजकल रूस से तेल हम कीमत पे हमें तेल मिलता है, लेकिन हमें बाजार में तेल महंगे कीमत पे, जो नेता होते हैं उनके सैलरी बढ़ जाती है, उनके लिए अलग। और करप्शन तो जो है वो आप देखते ही है। तो रूस है, इसके अलावा यूएई है, वही यूएई के बाद यूएसए है, और उसके बाद से सऊदी अरबिया है। ये हमारे टॉप 5 इंपोर्ट डेस्टिनेशन है। अब 5 ऐसे देश जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है, उसमें यूएसए है, उसके बाद से, ठीक है भाई, बाद बांग्लादेश भी है, हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है। उसके बाद यूके, और फिर नेपाल, क्योंकि नेपाल को हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं भारत में। भारत जो है नेपाल को तेल बेचता है, यही तेल भारत नेपाल को सस्ते में बेचता है, और वहां के लोगों को तेल सस्ते में मिलता है, और भारत ही अपने देश के लोगों को तेल महंगा देता है। और उसके पीछे लॉजिक बताता है कि दुनिया भर का हमारे पास गवर्नमेंट नेचर है, वो उसका सबसे बड़ा जो शेयर है, चंक है, वो पेट्रोलियम से आता है। वही नेता जो है वो टोल टैक्स नहीं देगा, लेकिन जनता टोल टैक्स देगी। तो ये इंडियन डेमोक्रेसी स्पेशल इसके फीचर्स है, बहुत सारे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको बताता बहुत सारी चीजें। डेफिसिट की अगर बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा हम चाइना के साथ डेफिसिट में रहते हैं ना, आप सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते। यूएस परेशान रहता है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी भी ठीक है। अब पहले कहा जाता था कि चाइनीज माल खराब है, खराब है, कहीं 90% जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपके घर में है, आपके पास है, आपके आस पास है, वो सब उसमें चाइनीज इंस्ट्रूमेंट और टेक वगैरह सारी चीजें लगी। तो चाइना के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, उसके बाद भी आ गया है, उसके बाद से आपका यू है ना, और इंडोनेशिया है। ठीक है भाई, बात क्लियर हो रही है? नोट भी आप करते रहना है ना, कॉपी पेन लेके पढ़ा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पूछा जा रहा है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड टू नो द टोटल ऑफ रिजर्व मनी फॉर इंडियन इकोनॉमी। रिजर्व मनी, इसको हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है, हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है, नाट से दिखाया जाता है, या एम नाट से भी दिखाया जाता है। तो हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है, तो बताएगा क्या होता है? जो हाई पावर्ड मनी होता है, हाँ बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप। नेट फॉरेन एसेट, एसेट्स प्लस नेट डोमेस्टिक एसेट, ये होता है आपका रिजर्व मनी।
हाँ बिल्कुल, लायबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी। तो लायबिलिटी क्या है कि करेंसी रिलीज करना है ना। बाकी जो बैंक के साथ लोन देना है लेना है वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जो नहीं है उसी को तो बाहर कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, रिजर्व मनी हो जाएगा। तो मॉनेटरी लायबिलिटी तो आई है, इसी को बाहर कर देना, क्योंकि बोल रहा है कि नेट नॉन मॉनेटरी, यानी ये कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक फंड की बात कर रहा है। वो लायबिलिटी नहीं होती है मॉनेटरी पॉलिसी की या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है उसको आप जैसे ही बाहर करेंगे तो रिजर्व मनी आपको मिल जाएगी। और रिजर्व मनी में होता क्या है, इसका एक और फार्मूला है, एच नॉट इक्वल करेंसी एंड क्वाइन प्लस बैंक डिपॉजिट, ठीक है, प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। करेंसी क्वाइन भी शामिल होगा, बैंक का डिपॉजिट भी शामिल हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, है ना। और अदर डिपॉजिट का मतलब है दूसरे देश का बैंक है या कोई गवर्नमेंट है या कोई आईएमएफ वगैरह जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, वो उनके पैसे या उनके नेट प्रोसीड्स आरबीआई के साथ जो जमा होता है उसको अदर डिपॉजिट विथ कहा जाता है ना। तो ये होता है। तो अगर आप इसमें से नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज को बाहर कर देंगे तो जो हिस्सा बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिजर्व मनी हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर मनी सप्लाई को मापने के लिए M1 M2 M3 और M4 होता है ना। अब आपको ध्यान देना है, जैसे H0 है ना, यहाँ पे बैंक डिपॉजिट है, यहीं पे आप डिमांड डिपॉजिट कर दोगे तो ये पूरा जो हिस्सा है वो M1 हो जाता है। ठीक है। और M1 निकालने के लिए आप डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड कर देते हो, बैंक डिपॉजिट हटा देते हो, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। M2 पता करना है तो M1 में सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग होता है M1 के साथ इंक्लूड कर देंगे तो M2 हो जाता है। ध्यान देना यह है कि जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसको बाहर करा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, कहेंगे तो बता देंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर मनी मल्टीप्लायर होता है, स्मॉल m इक्वल 1/, इसका एक और फार्मूला होता है, तो कभी आगे पढ़ाना होगा तो बताएंगे आपको डेरिवेशन करके कैसे काम करता है। और ये जो मॉनेटरी का है ना, ये क्रेडिट क्रिएशन का बेस होता है, क्रेडिट क्रिएशन का बेस होता है। क्या आप में से कोई बताएगा क्रेडिट क्रिएशन बैंक्स कर, एनीवन? यानी लोगों का जो बताए सेविंग कोई? होता है सर बैंक में। जी हाँ सर। हाँ, बताइए बताइए। लोगों का जो बैंक में जो सेविंग होता है ना सर, उसको लोन में दिया जाता है। तो उससे कर्जा जो बांटते हैं अलग अलग सेक्टर को, उसमें से जो ब्याज मिलता है दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट क्रिएशन। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्रेडिट क्रिएशन जो होता है, ये जो बेस है, मॉनेटरी बेस है, इसी को मूव कराया जाता है। ठीक है। तो इसमें सब शामिल है, यानी इसमें से कोई भी पार्ट इंक्लूड हो सकता है मूव कराने के लिए, मनी को मोबिलाइज कराने के लिए। तो काम कैसे करता है, उसमें मनी मल्टीप्लायर का यूज होता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना कि जैसे इन्वेस्ट आप करते हैं तो उससे इनकम बढ़ता है, ठीक ऐसे ही ये भी काम करता है। जैसे मान के चलिए कि CRR 10% का है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक के पास जो भी पैसा है उसका 10% जमा करना होगा। तो अगर बैंक ने लोन लिया, किसी आरबीआई से लिया या किसी से लिया, तो उसका 10% जमा करना होगा। तो 100 रुपये लिए तो मान के चलिए कि अब 90% उसके पास लोन देने के लिए बचा। अब ये 90% किसी दूसरे बैंक में जाएगा या दूसरे एंटिटी के पास जाएगा, तो 90 का 10% कितना हो जाएगा भाई, मुझे लगता है कि इसका 81, यानी 81 बच जाएगा देने के लिए, बाकी का पैसा वो रिजर्व ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा।
तो आप देख ये रहे हैं कि वही 100 रुपीज जो है वो बार बार कन्वर्ट होता जा रहा है ना। तो अगर CRR 10% है 1/10, तो इसका मतलब क्या है कि 10 जो मल्टीप्लायर है वो 10 हो गया। अगर ये 10 है तो 10% है तो 100 जो है वो कितने का कन्वर्ट हो जाएगा पैसे में, 1000 का। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन होता है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। क्लियर है ना? बताया करो यार, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। दीपक, आयुष, जितने भी लोग हैं बताइए, ठीक है? हाँ सर, क्लियर हो रहा है सर। जी सर, क्लियर हो रहा है। ओके ओके। अब आते हैं इस वाले पे 42 पे। इधर से इसको हटाते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई? बॉयंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू। अब ध्यान दीजिए, बात को समझिए। दो टर्म होता है, एक टैक्स इलास्टिसिटी होता है और एक होता है टैक्स बॉयंसी। ठीक है भाई। तो टैक्स इलास्टिसिटी है वो हमें ये बताता है कि अगर आप टैक्स बेस में चेंज करते हैं तो उससे टैक्स रेवेन्यू में क्या चेंज आएगा। टैक्स बेस बदल दीजिए और उसके वजह से जो टैक्स रेवेन्यू में चेंज आएगा उसको क्या बोला जाता है? टैक्स इलास्टिसिटी बोला जाता है। अब आप कहेंगे कि टैक्स बेस होता क्या है? कोई बताएगा टैक्स बेस क्या होता है? दीपक, आयुष, टैक्स बेस क्या होता है भाई बताइए, जल्दी बताइए, लेट ना करिए, थोड़ा फास्ट रहा करो भाई आप लोग। टैक्स बेस क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। एक टर्म होता है टैक्स रेट या टैक्स स्लेब, कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो जो भी टैक्स स्लेब बन रहे हैं 0 से 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 से 7.5 पे आपका 5%, 7.5 से 9.5 पे 8%। तो इनकम को उस स्लेब में बांट दिया जाएगा। टैक्स बेस इज द टोटल वैल्यू ऑफ असेट। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि टोटल वैल्यू ऑफ असेट को ही टैक्स बेस नहीं कहते। टैक्स बेस का मतलब होता है कि जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन्स है, जो भी आपके पास प्रोसीड्स है, पैसे है, रुपए है, प्रॉपर्टी है, एसेट है, जो भी सारी चीजें हैं जिस पे लीगली टैक्स अप्लाई हो सकता है, लीगली टैक्स अप्लाई हो सकता है, यानी टैक्स नेट के जब दायरे में कोई एसेट, ट्रांजेक्शन, गुड या कोई भी चीज जो टैक्स नेट में इंक्लूड होती है उसको टैक्स बेस बोला जाता है। नहीं, जिस पे टैक्स अप्लाई किया जा सकता है लीगली, वो टैक्स बेस का हिस्सा होगा। तो ये बताइए कि जरूरी थोड़ी है कि टैक्स रेट बढ़ा देने से टैक्स बेस बढ़ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। केवल अगर आप डाटा को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, यानी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो करेक्ट आ रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन फार्मल से फार्मल सेक्टर में ले आया जा रहा है, यानी उनकी अच्छे से जांच पड़ताल हो सके, वो कितना कमा रहे हैं, कितना भेज रहे हैं, कितना ले रहे हैं, तो टैक्स अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा, तो टैक्स बेस बढ़ने लगेगा। यानी डिजिटलाइजेशन कर दीजिए, यूपीआई यूज करिए ना, बैंक्स का यूज करिए, करेंसी कम यूज करिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी इनकम का जो जानकारी है वो गवर्नमेंट को अच्छे से चलने लगेगी। और इस तरीके से सबके साथ होने लगा तो जो टैक्स बेस है वो बढ़ जाएगा, यानी जो टैक्स इवेशन हो रहा था वो कम हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो उससे फायदा क्या होगा कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि टैक्स
रेट बढ़े तो ही टैक्स बेस बढ़े। हो सकता है कि टैक्स रेट बढ़े तो भी टैक्स बेस बढ़ेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी रीजन है जिसकी वजह से टैक्स बेस बढ़ सकता है। तो टैक्स इलास्टिसिटी क्या होता है कि टैक्स बेस में परिवर्तन लाइए और उसके वजह से टैक्स रेवेन्यू में जो चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, टैक्स इलास्टिसिटी। यहाँ पे पॉइंट की बात, ठीक है भाई। तो टैक्स बयान्सी क्या होता है कि इसमें भी रेवेन्यू में, टैक्स रेवेन्यू में चेंज आए, लेकिन किसकी वजह से आए, जीडीपी में चेंज ले आने से। किसके ले आने से, यानी इकोनॉमी के बढ़ने से अगर टैक्स का रेवेन्यू बढ़ता है तो इसको टैक्स बयान्सी कहा जाएगा। तो अगर टैक्स बयान्सी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी जीडीपी बढ़ रही है उसके रिस्पेक्ट में टैक्स रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी आ रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना। ये सारी चीजों को आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। यानी अगर यानी टैक्स टैक्स बयान्सी बियॉन्सी। ज्यादा है। हाँ हाँ बताइए। जी सर। यानी अगर टैक्स टैक्स, बियॉन्सी एक एक प्रकार, एक जैसे हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं क्या सर, ये पॉलिसी मेजर्स वगैरह हो सकते हैं ना टैक्स बियॉन्सी सर? हाँ बिल्कुल पॉलिसी मेजर्स हो सकते हैं, यानी जैसे ही है ना? देखिए बात समझिए। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझिए, अगर अब जीडीपी बढ़ रही है और उससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो जीडीपी बढ़ने से टैक्स रेवेन्यू बढ़ने के पीछे रीजन क्या हो सकता है कि जो भी आपने टैक्स के लिए जो स्ट्रक्चर तय किए गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब वो फैला हुआ है, वो संकुचित नहीं है, कंप्रेस्ड नहीं है, वो फैला हुआ है, डाइवर्सिफाइड है। टैक्स के कई मेथड सप्लाई आप कर रहे हैं। दूसरी चीज की जो पॉलिसी ले आ रहे हैं वो भी इफेक्टिव है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स रेवेन्यू दे पा रहे हैं। गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है वो भी अच्छी है, जिससे लोगों की इनकम बढ़ रही है, फिर उन पे टैक्स अप्लाई हो पा रहा है ना। तो बहुत सारी चीजें जो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस है उनका भी एक मेजर रोल प्ले होता है टैक्स बयान्सी के केस में और टैक्स बेस के भी केस में। ये मामला है। तो अगर टैक्स बयान्सी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंट रेवेन्यू मोबिलाइजेशन होता है। इफिशिएंट रेवेन्यू मोबिलाइजेशन यानी पॉलिसी आपकी इफेक्टिव हो रही है। तो ये इसका, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा भाई, लेस रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन आउटपुट। तो ऐसा तो होगा नहीं। मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन आउटपुट, इक्वली रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन टैक्स बेस। पूछा क्या जा रहा है हमसे, टैक्स बॉयंसी का पूछा जा रहा है, यानी जीडीपी, यानी आउटपुट की बात की जा रही है ना। और लेस रिस्पॉन्स, टैक्स बेस तो नहीं होगा, ये तो बाहर कर दो। इक्वली रिस्पॉन्सिव नहीं, लेस नहीं होना है, बॉयंट पूछा जा रहा है। टैक्स बॉयंट कब होगा, जब टैक्स रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा जीडीपी के चेंज होने से। यानी टैक्स रेवेन्यू ज्यादा से बढ़े, चेंज हो, और उसके रिस्पेक्ट में जीडीपी कम में चेंज हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन आउटपुट। और जीडीपी को तो आउटपुट बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर हो रहा है। बहुत ही कोर पॉइंट है सर ये। हाँ ध्यान देने वाली बात है। बॉयंट का मतलब कि टैक्स रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रहा हो जीडीपी के चेंज होने पे, है ना। तो मुझे लगता है कि अच्छे से समझ आया होगा। सर ब्रॉड कंसेप्ट कौन है, मतलब नहीं समझ रहा, ब्रॉड कंसेप्ट मतलब। ब्रॉड कंसेप्ट आप एक बार बताओ, क्या क्या आप पूछना चाह रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, इलास्टिसिटी और बयान्सी में डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे आउटपुट के चेंज होने से टैक्स रेवेन्यू में क्या चेंज आ रहा है, बयान्सी के केस में नीचे लिखा भी है हमने। और टैक्स इलास्टिसिटी के केस में टैक्स बेस में चेंज होने से क्या आ रहा है परिवर्तन। आप टैक्स इलास्टिसिटी का कहीं पढ़ोगे तो गूगल वगैरह करोगे या किसी और टीचर से या कहीं और पढ़ोगे, तो आपको वहां पे ये भी मिलेगा कि चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपन में चेंज इन टैक्स रेट। जो एक्चुअल चीज है ना वो टैक्स रेट नहीं है बल्कि टैक्स बेस है। टैक्स रेट भी देखो, जो टैक्स बेस है ना उसमें
इंक्लूड है खुद टैक्स रेट, यानी अगर ये टैक्स बेस है तो इसका एक सबसेट है टैक्स रेट। समझ रहे हो इस बात को मैं क्या कर रहा हूँ? तो टैक्स रेट भी आप कह सकते हो, टैक्स बेस भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट होगा कि आप टैक्स बेस कहें, क्योंकि टैक्स बेस में ही टैक्स रेट इंक्लूड है। जीडीपी में तो सब आ जाएगा ना सर, जीडीपी का हिस्सा तो हर एक चीज है, लेकिन जब टैक्स बेस की वजह से, पार्टिकुलर टैक्स बेस और टैक्स इलास्टिसिटी, सॉरी टैक्स रेट की वजह से जब रेवेन्यू में चेंज आएगा तो वो चेक करेंगे। जीडीपी मतलब ओवरऑल इकोनॉमी की बात की जा रही है, ओवरऑल आउटपुट की बात की जा रही है, यहाँ पे ओवरऑल आउटपुट की बात नहीं की जा रही है। टैक्स नेट के बाहर की भी चीजें जो होती हैं वो जीडीपी में इंक्लूड होती हैं। टैक्स बेस है क्या, टैक्स नेट के अंतर्गत जो भी ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज और इनकम होता है जिन पे आप टैक्स लगा सकते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन पे आप टैक्स नहीं लगाते हैं और वो भी जीडीपी का हिस्सा होता है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन है, क्या उस पर टैक्स लगता है? इनकम टैक्स नहीं लगता है, तो क्या वो जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा वेतन उसका? बिल्कुल होगा। क्या ये क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? बजट इंसिडेंस। बजट इंसिडेंस क्या होता है? बजट इंसिडेंस को क्या बोला जाता है? फिस्कल इंसिडेंस। फिस्कल इंसिडेंस, इसको आमतौर पे नेट फिस्कल इंसिडेंस भी बोला जाता है ना? यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप बेनिफिट रिसीव्ड कर रहे हो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, और टैक्स पेड का जो डिफरेंस है वही आपका क्या होता है? बजट इंसिडेंस होता है। द इफेक्ट ऑफ बोथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स पॉलिसी ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल एक करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये केवल प्राइवेट सेक्टर को लेकर नहीं होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है तो सभी सेक्टर को इन्वॉल्व करा जाएगा। द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एलोकेशन नहीं, ये केवल इसकी बात नहीं करता है। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस टैक्स, इन दोनों का जो इफेक्ट है, साझा इफेक्ट, सामूहिक इफेक्ट, वो जो होता है बजट इंसिडेंस का हिस्सा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द revenue receipt plus non-debt capital receipt and the total expenditure including loans net of repayments is termed as। क्या होगा भाई आयुष, क्या होगा इसका? सी, फिस्कल डेफिसिट। बिल्कुल आप ठीक बता रहे हो, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट होना चाहिए प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ये है कि आप पैसे वहां से ले आ रहे हो जहां से लाइबिलिटी जनरेट नहीं हो रही, तो आप या तो डिस इन्वेस्टमेंट करके ले आ रहे हो पैसे, है ना, या कोई एसेट वगैरह आप क्रिएट किए उसको बेच रहे हैं, उसी को डिस इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। या किसी को आपने लोन दिया है, लोन वापस मिल रहा है आपको, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट होगा। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। अब ये आपके पास पैसा हो गया माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर, अब इसमें से आपको करना क्या पड़ेगा? बोरिंग को बाहर करना पड़ेगा। बोरिंग को आपको बाहर करना पड़ेगा। अगर आप बोरिंग बाहर नहीं करोगे और इसको भी इंक्लूड कर दोगे आप, तो होगा क्या? जीरो हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट क्या हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा, है ना? आप अगर बोरिंग को इंक्लूड कर दोगे तो फिजिकल डेफिसिट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई? फिजिकल डेफिसिट बताता क्या हमें कि हमने कितना उधार लिया है, तो वही तो बोरिंग इंक्लूड कर दोगे तो फिर फिजिकल डेफिसिट जीरो बताने लगेगा, है ना? तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई?
सी हो जाएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, अगर आप कहें तो बताएं हम आपको। रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब? इसका जो मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स। मतलब क्या है, चलिए आपको समझाते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट किसको कहा जाता है? रेवेन्यू डेफिसिट किसको कहा जाता है? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। यानी जो भी आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है और रेवेन्यू रिसिप्ट, उसका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। जब भी रेवेन्यू डेफिसिट से मतलब ये है कि इनकम टैक्स से पैसे आ रहे हैं, है ना, इसके अलावा आपके पास पैसे फाइन से आ रहे हैं, फीस से आ रहे हैं, इस तरीके के जो पैसे होते हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा होता है। यानी ऐसे पैसे आ रहे हो जिससे कोई लायबिलिटी जनरेट ना हो रही हो, तो किसका पार्ट हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट का। अगर लोन से पैसे आ रहे हैं तो लायबिलिटी जनरेट हो गई तो कैपिटल रिसिप्ट होगा। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू डिफिसिट की बात चल रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट की बात चल रही है। तो पैसे ऐसे आए किसी तरीके के चुकाना ना पड़े इन फ्यूचर में, या किसी तरीके का एसेट को सेल करके पैसे ना आ रहे हो। समझ रहे हैं इस बात को? तो जो उसका डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि सैलरी पे पैसा खर्चा हो रहा है, इन सारी चीजों पे जिनसे ना एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही किसी तरीके की लायबिलिटी कम हो रही है, इस तरीके का जो भी खर्चा गवर्नमेंट करेगी उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमें क्या बताता है कि हमारे पास मान के चलिए कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 6 लाख सीआर का आया, है ना, और जो खर्चा हुआ है ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट वो 2.5 लाख सीआर का हुआ है, ठीक है भाई। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3.5 सीआर। इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिसिट हुआ है ये किसी तरीके का एसेट क्रिएट नहीं किया है, बल्कि सैलरी पे, वेज पे, इन सारी चीजों पे खर्चा हुआ है। और ये जो खर्चा हुआ इसी को क्या बोला जाता है भाई? रियल अनप्रोडक्टिव डेफिसिट, अनप्रोडक्टिव डेफिसिट, ठीक है। यानी अगर ये पैसा बढ़ के 6 करोड़ हो जाता है, यानी कैपिटल क्रिएशन वाला पैसा जो बढ़ के 6 हो जाता, तो रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू 0 आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि सारा का सारा जो पैसा है वो सैलरी और वेजेस में ना जाके कैपिटल क्रिएशन में गया है। तो अगर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0 हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। यानी वो जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा हुआ है कैपिटल क्रिएशन पे। समझ रहे हो इस बात को? और जितना गैप ज्यादा होगा उसका मतलब ये है कि जो पैसा खर्चा हो रहा है वो सैलरी पे, वेज पे, इन सारी चीजों पे हो रहा है, बल्कि क्रेडिट क्रिएशन पे नहीं हो रहा है, सॉरी कैपिटल क्रिएशन पे। भारत में इस जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है ना वो 2011 में लाया गया था, और मुझे लगता है कि इसे 2013 में हटा दिया गया है। चेक करना एक बार आप इसे। बाकी प्राथमिक घाटा आप जानते ही हो, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। तो ये हमारा रहा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्या चीजें आपको ठीक लग रही हैं? हर एक ऑप्शन के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। बताओ भाई, बताओ, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़े।
ओके, अब इसमें आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला जा रहा है? श्रिंकिंग फंड इज कनेक्टेड। जो श्रिंकिंग फंड होता है ना, सिंकिंग फंड, ये देखिए बात समझिए, ये एक तरीके का पब्लिक डेट रिडम्पशन का प्रोग्राम है, या पब्लिक डेट रिडम्पशन का एक मेथड है। पब्लिक डेट रिडम्पशन का एक मेथड है, जिसमें क्या होता है कि जो सरकार होती है वो अपना लोन चुकता करती है। अब सिंकिंग फंड काम कैसे करता है, जरा देखिए। सिंकिंग फंड, सपोज कि गवर्नमेंट ने 10 लाख सीआर का लोन लिया है और उसकी मेच्योरिटी है 20 वर्ष। तो सिंकिंग फंड में होगा क्या कि गवर्नमेंट एक ऐसा अमाउंट तय करेगी। सर जूम कर दिया करिए, क्वेश्चन बहुत छोटा है। यहाँ पे जूम हो ही नहीं रहा ना, यही तो दिक्कत हो रहा है, इसीलिए तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे थे। अच्छा, इसको मिटाते हैं फिर आपको दिखेगा, है ना। नहीं यार, जूम तो नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, जूम नहीं हो रहा है। अब जूम करने के लिए स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, वही उपाय है। कर दे स्क्रीन शेयर। यहीं पे पढ़ा है, जैसा बताओ तुम। चलो फिर यही करते हैं। तो जो सिंकिंग फंड है उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि अगर 20 साल की मेच्योरिटी है लोन की, ठीक है, और 10 लाख सीआर का लोन लिया गया है, तो हर साल या हर वीकली पे या मंथली पे, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट कैसे कर रही है, कुछ फंड जमा करती रहेगी इस बड़े से वाले सिंकिंग फंड में। और जैसे वो 20 साल हो जाएगा तो ये सारा पैसा उठा के लोन चुका देगी। तो हो ये सकता है कि पूरा का पूरा लोन सिंकिंग फंड से चुका दिया जाए, या हाफ चुका दिया जाए, या 1/3 4 चुका दिया जाए, है ना। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के नेचर पे और उसके मूड पे, जो कैसा डिसीजन ले रही है। तो जो पब्लिक डेट रिडम्पशन है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें आपका सिंकिंग फंड मेथड है ना। जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है रीफंडिंग है। रीफंडिंग रीफंडिंग में क्या होगा कि पुराने वाले डेट को चुकाने के लिए न्यू डेट ले लिया जाएगा, है ना, नया उधार लेके और उसको चुकाया जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो है कुवर्जन है, सॉरी कन्वर्जन। कन्वर्जन कन्वर्जन का क्या मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग हाई इंटरेस्ट डेट है उसको न्यू डेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कन्वर्जन का मतलब है कि डेट लिया है 10% के इंटरेस्ट रेट पे, तो कन्वर्जन करके उसको या तो उसकी मेच्योरिटी टाइम बढ़ा दी जाएगी, या फिर उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 5% 6% कर दिया जाएगा, कोई तरीका लगा के, उसको कन्वर्जन बोला जाता है। एक और तरीका है सरप्लस बजट। तो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर कम हुआ, रिसिप्ट ज्यादा मिल गया, सरप्लस हो गया, उससे भी लोन चुका दिया जाएगा। कैपिटल लेवी, कैपिटल लेवी यानी जिसको वन टाइम वेल्थ टैक्स भी बोला जाता है, वन टाइम वेल्थ टैक्स भी इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो भी आपके पास कैपिटल एसेट्स है उन पे कुछ अमाउंट में टैक्स ले लेगी। जब भी नया कैपिटल लेंगे, खरीदेंगे, आप बाई करेंगे, तो एक अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा,
उस पैसे को इकट्ठा करके भी लोन चुकाया जाता है। एक होता है तरीका टर्मिनल एन्युटी। टर्मिनल एन्युटी, इसमें क्या होगा, ये बस ठीक उल्टा है ईएमआई का, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, उसका उल्टा है टर्मिनल एन्युटी। ईएमआई में आप क्या करते हैं कि आप लोन चुकाते हैं, उधार देते हैं जो भी पैसा लिए होते हैं। एनुअल टर्मिनल एन्युटी में गवर्नमेंट ये काम करती है ना, कि एक किस्त बना देगी साल भर की 6 महीने पे, है ना, और उस तरीके से पूरा कर देगी लोन को, उसको टर्मिनल एन्युटी कहा जाता है। एक और तरीका होता है भाई, उसको बोला जाता है डेट रिप्यूडिएशन। क्या बोला जाता है? डेट रिप्यूडिएशन। डिएशन क्या बोला जाता है? डेट रिप्यूडिएशन। इसका क्या मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट का दे कि ऐसा है कि हम पैसा नहीं चुकाएंगे, जब गवर्नमेंट पैसा चुकाने से मना कर देती है कि हम पैसा नहीं चुकाएंगे, लोन नहीं वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे, वो चाहे पार्शियली हो चाहे फुल्ली हो, तो उसको डेट रिप्यूडिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो जो इसका कहा गया, सिंकिंग फंड इज कनेक्टेड विथ, भाई विदेशी व्यापार से नहीं, पब्लिक एक्सपेंडिचर से नहीं, इन्वेस्टमेंट से नहीं, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है बाकी सभी लोगों को? एक बार कंफर्म करिए फिर आगे बढ़े। ओके, तो ये कुछ डेट रिडम्पशन के मेथड्स हैं जिनको माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है हमसे कि अकॉर्डिंग टू एफ.ए. प्रोयर, वेगनर्स लॉ इज वर्किंग इन द इकोनॉमी। देखिए जो वेगनर का लॉ है ना, वो क्या बोलता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती है, यानी जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट या जीडीपी, वो आगे बढ़ता है, तो उसके बढ़ने की जो दर है, उससे अधिक दर से गवर्नमेंट का कंजम्पशन या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है। जीडीपी बढ़ेगी, जिस रेट से बढ़ेगी उससे ज्यादा रेट से गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा, उसी को वेगनर्स लॉ बोला जाता है। इसके अलावा एक वाइजमैन पिकाक हाइपोथेसिस है, इसमें 3-4 प्रकार के इफेक्ट होते हैं। उसमें ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता तो है, लेकिन जिगजैग तरीके से, जर्क लाइक तरीके से, यानी कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन वो सीढ़ी नुमा होता है, वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे वेगनर की बात नहीं की, ये भी बात की जा रही है। अब ये बोला जा रहा है कि प्रायर के अकॉर्डिंग वेगनर का लॉ कब काम करता है, तो जो प्रायर है ना, उसने बोला था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उन्होंने एक टर्म दिया था जिसको फाई कहा जाता है, और इसका जो नाम है इनकम इलास्टिसिटी, है ना, ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी फाई। फाई इक्वल क्या होता है भाई कि परसेंटेज चेंज इन गवर्नमेंट कंजम्पशन अपन में परसेंटेज चेंज इन जीडीपी या आउटपुट। तो ये अप्लाई अगर हो, और वेगनर के संदर्भ में हम देखें, तो अगर इसकी वैल्यू 1 से अधिक होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीडीपी में जो चेंज आएगा उससे कहीं अधिक चेंज से गवर्नमेंट का कंजम्पशन होगा, तभी तो इसकी वैल्यू 1 होगी, मोर देन 1 होगी। फाई की वैल्यू मोर देन 1 कब होगी? जब नॉमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी, जो चेंज आ रहा है नॉमिनेटर में वो ज्यादा से आएगा, और डिनोमिनेटर में जो चेंज आएगा वो कम से आएगा, तभी तो इसकी वैल्यू 1 से अधिक होगी भाई, है कि नहीं? और यही बात क्या बोलता है, वेगनर भी बोलता है कि जो जीडीपी में चेंज आए उससे अधिक रेट से या दर से आउटपुट बदल जाए, सॉरी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बदल जाए,
तो इसमें क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर, यानी जो ये रेशियो है, देखिए इसमें ये लेस देन 1 बोल रहा है ना, प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ये ऑप्शन थोड़ा सा सही से अरेंज नहीं है, मैं इसको अरेंज करता हूँ, है ना। ये कुछ इस तरीके से है कि ये वाला जो हिस्सा गवर्नमेंट का कंजम्पशन है, नॉमिनेटर है वो ज्यादा होगा, है ना, गवर्नमेंट के जीडीपी में चेंज होने से, यानी जीडीपी में चेंज होने से, और उसकी वैल्यू मोर देन 1 होनी चाहिए, यानी ये इस तरीके का क्वेश्चन है। तो आप ऑप्शन फ्रेम कर लेना और इसका आंसर उसी हिसाब से कर लेना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, हमने आपको मामला समझा दिया। क्या ये समझ में आया आपको? ऑप्शन थोड़ा सही से अरेंज नहीं है ना, बस इतनी सी बात है, बाकी सारी चीजें ओके है। दीपक क्लियर है ना, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके ओके, अब इसमें बोला जा रहा है हमसे, क्वेश्चन 47 है कि मेथड ऑफ डेट रिडम्पशन इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या शामिल होगा, कौन कौन से डेट रिडम्पशन के मेथड है। तो सिंकिंग फंड तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो वो तो मेथड है। ये कैपिटल लेवी भी पढ़ा, वो भी है। डेट रिप्यूडिएशन अभी पढ़ा कि हम पैसा ही नहीं देंगे भाई, जो भी है पार्सली या फुली, तो ये तो सभी हो गया ना। करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, डी हो गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू 14th फाइनेंस कमीशन वेट ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका 17.5% हुआ था, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उस समय जो पेपर हुआ, ये विज्ञप्ति संख्या 16 का एडवर्टाइजमेंट 47 का है मुझे लगता है, ठीक है। और फॉर्म आया था 2016 में, पेपर हुआ है 2019 में। तो उस समय 14 फाइनेंस कमीशन का मतलब था, क्योंकि करंट चल रहा होगा, जो आपका 15 फाइनेंस कमीशन है वो कब से कब तक था, 15 से 20 था ना, ऐसे। हाँ 15 से 20 था। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि आसपास का जो भी फाइनेंस कमीशन है उसको पढ़ लेना है। तो ये तो था इसका 17.5, ये 13 में कभी पूछ रखा है ना इसमें। तो 42 तो होगा ही होगा, अंतर राज्यों के मध्य, अंतर 42 ही था ना, और 36, इसको एक बार देखना, क्योंकि जब इसको हम पढ़ाएंगे, हम ही को पढ़ाना है फाइनेंस कमीशन वगैरह, तो आपको डिटेल्स में हम 15 और 16 को पढ़ाएंगे, और 14 को भी, जो भी रिक्वायरमेंट होगा। तो उसमें सारी चीजें कि हॉरिजॉन्टल प्रोसीडिंग कैसे होती है, वर्टिकल कैसे होता है ना, पॉपुलेशन पे कितना मिलता है, ये सारी चीजें। अभी जो 15 था उसमें 41% प्रोसीड था, है ना, क्योंकि जो 1% प्रोसीड था वो लद्दाख को जा रहा था। तो इसको देखेंगे अच्छे से, पूरे कायदे से इसको पढ़ेंगे, मेंबर क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, सारी चीजें, हर एक चीज ए टू जेड। अब क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स इन इंडिया। तो ये तो प्रोग्रेसिव होता है, कुछ लोग आपको डिग्रेसिव बताते हुए दिखेंगे या रिग्रेसिव बताते हुए दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आंसर होता है, सॉरी, प्रोग्रेसिव होता है, प्रोपोर्शनल भी नहीं होता है, यानी इसमें मार्जिनल टैक्स रेवेन्यू है मोर देन एवरेज टैक्स रेवेन्यू, और इसी को क्या बोला जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है भाई, जब बराबर हो जाए
मार्जिनल टैक्स रेवेन्यू एवरेज टैक्स रेवेन्यू के, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डी है ना, नहीं 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 नहीं, डी नहीं होगा। डिग्रेसिव का मतलब क्या है, डिग्रेसिव का मतलब ये होता है कि इनिशियल में जो टैक्स रेट है वो बढ़ रहा है और बाद में चल के एक फिक्स पॉइंट के बाद या इनकम के लेवल के बाद पैरेलल हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए या फिर रिग्रेसिव हो जाए, घटने लगे, उसी को आप डिग्रेसिव बोलते हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं सीन है, आपको कई जगह आंसर डिग्रेसिव मिलेगा, लेकिन जो करेक्ट आंसर है, नहीं इंडिया में प्रोग्रेसिव ही है, डिग्रेसिव कहाँ है। यूजीसी नेट में कई बार इसको डिग्रेसिव बताया गया है, कई बार यूजीसी नेट में डिग्रेसिव बताया गया है, जो करेक्ट आंसर है वो प्रोग्रेसिव ही है। जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है ना, वो बल्कि आपका रिग्रेसिव है, क्योंकि जो अमीर है उसको कम भार पड़ता है, जो गरीब है उसको ज्यादा भार पड़ता है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका नेचर रिग्रेसिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, जीरो बेस्ड बस्टिंग, तो दिया किसने है भाई, पीटर फ्रेयर ने दिया है। हाँ बिल्कुल, पीटर फ्रेयर ने इसको दिया है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जीरो बेस्ड बस्टिंग है वो 1960 के दशक में 1916 में लॉन्च हुई, और ये सबसे पहले कंपनी में 1969 में लॉन्च हुई, फिर पब्लिक के लिए ये 1970 में लॉन्च हो गई। भारत में जो जीरो बेस्ड बजटिंग है वो लॉन्च हुई है आपकी, कब लॉन्च हुई है भाई, 1983 एडी में इंडिया में। और लॉन्च करने वाला विभाग कौन सा था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 86 है कि 83 है, एट्टी सिक्स है 83 है, कंफर्म हो आप, तो एक बार चेक कर लेना है ना, 86 है कि 83, मुझे लगता है 83 है। इंट्रोडक्शन इसका 1969 में हुआ था, जनता के लिए इसे 1970 में अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बताइए। तो जो एसडी होता है ना, उसका फार्मूला होता है अंडर रूट समेसन, आप पहले छोटे वाले लिखिए, डी एक्स स्क्वायर बाई एन। एक तो ये भी फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है अंडर रूट समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर बाई समेसन एफ, है ना। एक फार्मूला होता है जब आप मीन डेविएशन लेते हैं, तो समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ डी एक्स बाई एन पूरे का होल स्क्वायर, है ना। एक होता है एस डी इक्वल अंडर रूट समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर बाई एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर, है ना, ये भी होता है। और इसी स्टैंडर्ड डेविएशन का आप जैसे ही स्क्वायर कर दोगे एसडी का, एसडी का आप जैसे ही स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाता है, वेरिएंस मिल जाता है ना। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा सूत्र होगा, तो स्क्वायर वाला तो
वही होगा, बिना स्क्वायर वाला तो ऐसे ही नहीं होगा ना। जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो गया। आप समझे कि नहीं समझे? समझे? नहीं, नॉन ऑफ द अबव कैसे? ये क्या बोल रहा है फार्मूला? यही तो बोल रहा है, समेशन डी स्क्वायर बाई एन। तो ये क्या हुआ? एच डी का ही तो हुआ। सी कैसे रैंक है जरा बताना हमें। ये अंडर रूट में नहीं है, समेशन डी स्क्वायर बाई एन, पूरे का अंडर रूट है ना वो। तो अगर अंडर रूट में एन नहीं होगा, अगर आप ऐसे लिखा है तो ये तो गलत है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा लिखा है, या ऐसा ही लिखा है, समेशन डी स्क्वायर बाई एन अंडर रूट में ही रहता है। तो ये इसका करेक्ट फार्मूला है। तो सी सी है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि पूरा आप पूरा कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। जब एक्चुअल पेपर मिलेगा तो उसमें वो रहेगा, ऐसा इस प्रिंट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इस वाले पे। द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम्स। तो ये तो बहुत सीधी सी बात है। ये बोल क्या रहा है हमें? ये बोल रहा है कि आप हार्मोनिक मीन निकाल के दिखाइए। तो वो क्या होता है? एन अपन में 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डॉट डॉट 1 अपन में xn। ये आपका क्या होता है भाई? हार्मोनिक मीन होता है। समांतर माध्य क्या होता है? अरिथमेटिक मीन x1 प्लस x2 प्लस xn, है ना, बाई n। अरिथमेटिक मीन ये होता है। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है भाई? x1 इंटू x2 इंटू xn अंडर रूट 1/n, है ना। यहाँ पे 1/n होता है, ध्यान देना, 1/n यहाँ पे है। ठीक है भाई, ये कुछ टर्म्स होते हैं। क्वाड्रेटिक मीन तो नहीं होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, बल्कि यहाँ माइनस होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, बल्कि क्वाड्रेटिक मीन तो हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं। हार्मोनिक मीन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा जा रहा है। ठीक है, बी। तो ये सब हटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाइए, क्या बोल रहा है? इफ टू रिग्रेशन लाइंस यानी y इक्वल, क्या होता है भाई रिग्रेशन लाइन का? ये बताया हमें, बताओ आयुष।
हेलो हेलो। हाँ रही है। हाँ ये कह रहे हैं कि जब ये बोल रहा है कि 90 एंगल पे 90 डिग्री पे काट रही है, तो भाई जब काट रही है तो कोरिलेशन कहाँ बनेगा? कोरिलेशन तो बनेगा ही नहीं, है ना। ये तो सीधी सी बात है, यानी आर इक्वल अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जब वैल्यू जीरो हो जाएगी तो कोई कोरिलेशन नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कोरिलेशन की जो वैल्यू है -1 से लेके +1 के बीच में वेरी करती है। -1 हाई निगेटिव कोरिलेशन को दिखाता है, +1 हाई पॉजिटिव कोरिलेशन को दिखाता है। और कोरिलेशन इक्वल होता क्या है? कोवेरिएंस एक्स वाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। समझे? कोवेरिएंस क्या बताता है कि दोनों वेरिएबल्स मूव कैसे कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कोरिलेशन भी तो यही बता रहे हैं। नहीं, कोरिलेशन मूव तो बता ही रहा है, ये भी बता रहा है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो जुड़ाव है वो स्ट्रांग है कि वीक है। तो -1 और 1 के बीच में वेरी करता है। तो खैर ये तो इसका एडिशनल बात हो गई। करेक्ट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अब आते हैं 55 पे। मिटाना पड़ता है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल हो पाए। 55 पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक थैली है, 5 लाल बॉल है और 5 काली गेंद। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि एक गेंद निकाली जाती है तो 3 लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? फेवरेबल इवेंट अवन में टोटल इवेंट। अब दो चीजें यहाँ ध्यान देने वाली बात है, परमुटेशन का यूज होगा कि कॉम्बिनेशन का यूज होगा? कॉम्बिनेशन से सॉल्व होगा ना? बिल्कुल कॉम्बिनेशन से सॉल्व इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आर्डर और रैंक मैटर नहीं करता है, वो गेंद कोई भी हो सकती है। जब आर्डर और रैंक मैटर करता है तो वहां पे परमुटेशन यूज होता है। यहाँ पे आर्डर और रैंक मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होगा। ठीक है, तो पहले फेवरेबल इवेंट पता कर लीजिए भाई। फेवरेबल इवेंट कितना होगा हमारे पास? 1/21। अच्छा, गुड। एक गेंद निकाली जाती है, 3 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है? तो लाल गेंद कितनी है हमारे पास? 5 है। और निकालना कितना है? 1। तो ये हमारा फेवरेबल इवेंट हो गया। टोटल इवेंट का मतलब भाई सारे बाल्स में से एक बाल निकाल दीजिए, तो बाल कितना हुआ? 5 5 10 5 15 हुआ क्या? 15 C1, क्योंकि गेंद 5 है, लाल है, 5 काली है और 5 सफेद, तो टोटल बाल 15 ही तो हुआ। तो फैक्टोरियल 5 अपन में फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 अपन में फैक्टोरियल 15 अपन में फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका, एक कम होता है ना 14 इंटू फैक्टोरियल 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 14 इंटू फैक्टोरियल 1 अपन में फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 15। ठीक है भाई, ये इससे और ये इससे, और 1 तो कोई मतलब ही नहीं, तो इससे काट दीजिए। और आपके पास बचा क्या? यानी 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये 14 है ना? रुक जाओ रुक जाओ, हाँ ठीक है ठीक है। फैक्टोरियल 14 अपन में फैक्टोरियल 4 इंटू 15 इंटू फैक्टोरियल 14, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, तो बचा क्या?
1/3 हो रहा है ना? क्या मिस्टेक हो रहा है क्या? मुझे लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। कहाँ पे मिस्टेक है? नहीं, क्वेश्चन तो जो दिया है उसके हिसाब से सही हुआ है। ये 1/21 पता है कब आएगा? आप अगर इसको ऐसे कर लोगे, भाई फेवरेबल इवेंट आपको निकालना ना, आप क्या निकालना चाह रहे हो? 1/21 पता करना चाह रहे हो कि आंसर यही आना चाहिए। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ध्यान दो। यहाँ पे बोला कि 3 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ध्यान देने वाली बात है। चलो इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं। हम एक गेंद के पीछे पड़े थे। अब क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे क्वेश्चन दिया वैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास टोटल जो बॉल है वो 15 है, सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन ठीक नहीं दिया, एक गेंद निकाली जाती है फिर 3 लाल गेंद का प्रायिकता पूछता है, ठीक नहीं है। ये कुछ मिस्टेक है इसमें, सही कर रहे हो आप। अगर आपका आंसर 1/21 अगर आ रहा है तो पता कब आएगा? वो अगर आप 3 बाल निकालो, और आपको निकालना क्या है, किसका पता करना चाह रहे हो? रेड का। तो रेड में से 3 बाल निकालो और टोटल जो बाल होनी चाहिए वो रेड बॉल 5 होनी चाहिए, और बाकी जो ब्लैक है 5। देखो ये अगर 1/21 लाना है तो यही सीन होना चाहिए, 4c3 अपन 9c3, तो जाके 1/21 आएगा। तो मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ है मिस्टेक, देखेंगे क्या है क्वेश्चन, और कुछ मिस्टेक है तो बाद में इसको कर लेंगे। ये क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी वुड बी बेस्ड द प्रिपेयरिंग इंडेक्स नंबर। तो समांतर माध्य नहीं यूज होता है ना, हार्मोनिक मीन भी नहीं यूज होता है, ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। आमतौर पे जो ज्योमेट्रिक मीन है ना वो ग्रोथ निकालने के लिए भी होता है, ग्रोथ रेट निकालने के लिए भी ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। परसेंटेज निकालना हो तो भी ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। तो ये सारी चीजें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या हो जाएगा, x on y, y on x and make a single line coefficient of correlation। तो एक तो 1 होना चाहिए, r की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो फिर ये लाइन 1 हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसको पढ़ लीजिए 58। Which fluctuation in time series analysis are called short term fluctuations। तो ट्रेंड और रेंडम ये तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, रेंडम और साइक्लिकल ये तो बिजनेस साइकिल है, तो ये तो होगा नहीं। सीजनल हो जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए मौसम बदलता है उसके हिसाब से फूड ग्रेन्स के प्राइसेस और उसकी डिमांड चेंज होती है, तो ये सीजनल हो जाएगा, चक्रीय भी नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टाइम हो गया 9:22। नहीं डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, साइक्लिकल दे दिया है ना,
तो साइक्लिकल, ये साइक्लिकल बिजनेस साइकिल हो गया। साइक्लिकल का मतलब कि बिजनेस साइकिल यानी वो लंबा टाइम लगता है, फिर आपका ये ट्रैच होता है, डिप्रेशन, यहाँ से रिकवरी होती है, फिर बूम होता है, फिर रिसेशन होता है, फिर ऐसे जाता है, तो उसमें टाइम लगता है। ये 60 रन की बात कर रहा है, तो सीजनल होना ही होना है। ठीक है, तो क्लास को यही करते हैं खत्म। अब बोलते बोलते हम लोग थक गए हैं, बाकी जो है वो कल करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये किस पे हो जाएगा, क्या पूछ रहा है डायमंड आपको निकालना है, तो एडिटिव मेथड लगेगा, यही तो लगेगा ना, पीबी प्लस माइनस होता है, प्लस होता है, प्लस होता है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी हाँ इंटरसेक्शन। चलो बाकी का क्वेश्चन कल करते हैं आराम से, ठीक है। कल या कल तो छुट्टी रहने वाली है, बाकी जो टाइम है मिलता है आगे करेंगे। हाँ सर, हेलो हाँ अंकित हाँ सर। दीपक बताइए। सर आपका नंबर जरा मिलेगा सर, अभी मेरा तीसरा क्लास है, हाँ थोड़ा हाँ कुछ डिफिकल्टी है पूछने के लिए सर। हाँ बिल्कुल ले लीजिए। जी सर बताइए प्लीज सर। 72 35 850 534। थैंक यू सर। ठीक, तो बाकी क्वेश्चन कल करते हैं जो भी जैसे है। इसमें क्या पूछ रहा है, विच वन ग्रोथ रेट इज नॉट एसोसिएटेड, तो वारंटेड तो होता ही होता है, नेचुरल होता है, एक्चुअल होता है, एवरेज जैसा कुछ नहीं होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये बाहर हो जाएगा। ये इक्वी मार्जिनल वाला है ना, ये ठीक नहीं दिया है, ये भी ठीक नहीं दिया है, ये ठीक नहीं दिया है, ये सी गिफिन गुड का है, क्या होगा, ऊपर उठता है। ये लाभ डिमांड ऐसे होता है, लाभ डिमांड को वायलेट करता है, तो ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से ये रिवील्ड प्रेफरेंस है, तो ये तो होता ही होता है। The consumer may choose number of combination out of the combination in income situation, तो ये तो सही बोल रहा है, ये गलत है इसमें। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं, तो अगर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन चूज करेगा, ये भी चूज कर रहा है, ये भी चूज कर रहा है, ये भी चूज कर रहा है, तो उसका प्रेफरेंस वो अपने रिवील्ड कैसे कर पाएगा, तो बी वाला गलत हो जाएगा। तो चलो बाकी जो क्वेश्चन है मोनोपोली का है, देखते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात चल रही है, मोनोपोली है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहाँ से आएगा, परफेक्ट कंपटीशन में भी नहीं होगा, परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली इसमें भी नहीं होगा, तो बचा क्या हमारे पास, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इसी में होगा। सीधी सी बात है भाई, मोनोपोली में एक ही प्रोडक्ट होता है, जब एक ही प्रोडक्ट है तो फिर कहाँ से आप प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो मोनोपोली बाहर हो गया। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस होता है और सिंगल प्रोडक्ट इसमें भी होता है। बायर और सेलर के पास परफेक्ट नॉलेज होती है, प्राइस फिक्स होता है। जब प्राइस ही फिक्स हो गया तो फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का जरूरत ही क्या है, फायदा ही नहीं कमा पाएंगे, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे, ब्रांडिंग क्यों करेंगे। तो बाकी बाहर यानी बी करेक्ट। तो बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे, है ना। 9:26 हो गया, ठीक है। चलो बाकी अगले बाद में करेंगे, है ना।